Hello, students. Welcome to the world of Mentara 1.0, and I am your mentor. Today, I will discuss with you chapter 5 of class 9th Maths NCERT, which is Introduction to Euclid's Geometry. ठीक है, ये चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं और ये चैप्टर ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना। तो इसको हम क्या इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसकी सिर्फ वही करेंगे, पूरी थ्योरी इसकी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे यहाँ बोला गया है कि जो वर्ड ज्योमेट्री है वो कहाँ से आया, वो आया है ग्रीक वर्ड से। दो वर्ड्स, एक है जियो जिसका मीनिंग है अर्थ और दूसरा है ये मिट्रीन जिसका मतलब है टू मेज़र। ठीक है, तो अर्थ को मेज़र करने के लिए ये ज्योमेट्री आया। ज्योमेट्री ओरिजिनेट क्यों हुआ? अर्थ को मेज़र करना मतलब लैंड को मेज़र करने की जब ज़रूरत आई तब यहाँ पे ओरिजिनेट होती है ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत सारे जो कंट्रीज़ है जैसे इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इन सब ने यूज़ किया इसको, इस ज्योमेट्री को यूज़ किया है ना। और बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए जिनमें से एक थे कौन? यूक्लिड्स, है ना। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड थे एक टीचर थे मैथमेटिक्स के। कहाँ पर? इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में। ठीक है, उन्होंने जो पहले मैथमेटिशियंस हुए उनके वर्क्स को पूरा कलेक्ट किया अपने एक फेमस ट्रीटीज़ में जिसका नाम था एलिमेंट, है ना। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशंस दी, एक्सियम्स दी एंड पोस्टुलेट्स दिया। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? तो यूक्लिड की कुछ डेफिनेशंस जो उन्होंने दी है, एक्सियम्स दिए हैं और पोस्टुलेट्स दिए हैं, वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बस। तो सीधे हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे बात करें कि सॉलिड को क्या बोला इन्होंने कि सॉलिड जो है ना उसका एक शेप है, साइज है, पोजीशन है ना, और वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब सॉलिड को इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस लिया और उसी से सब चीज़ें इन्होंने फिर डिस्क्राइब की। जैसे कहा सॉलिड जिसका एक शेप, साइज एंड पोजीशन है और जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकता है, वो एक सॉलिड है। इसकी जो बाउंड्रीज है उसको बोला इन्होंने सरफेस। ठीक, सॉलिड की जो बाउंड्रीज है ना वो क्या है? वो सरफेस है। ठीक है, एंड जो ये सरफेस है ना ये स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करती है। मान लो सॉलिड के अंदर का जो पार्ट है ना, वो भी तो स्पेस है और सॉलिड के जो बाहर सराउंडिंग में जो एरिया है वो भी स्पेस है। तो वो जो बाउंड्री है वो एक पार्ट से, स्पेस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करती है। जैसे आप मान लीजिए आपका रूम है ना, तो रूम क्या है? रूम एक सॉलिड है। रूम की बाउंड्रीज हो गई, वो क्या है? सरफेस है। ठीक है, एंड रूम के अंदर वाला स्पेस और रूम के बाहर वाला स्पेस को सेपरेट कौन कर रहा है? तो ये सरफेस सेपरेट कर रही है। ठीक है, एंड ये जो है ना इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ठीक, तो ये मान के चलो कि ये जो सरफेस है इसका कोई थिकनेस नहीं है। और ये जो बाउंड्रीज है सरफेस की वो या तो कर्व हो सकती है या तो स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं। ठीक, जैसे हम अपने रूम का जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं इसमें हम देखें जो बाउंड्रीज है इस सरफेस की, मान लो जो रूम है उसकी बाउंड्रीज क्या है? उनकी वॉल्स, एंड वॉल की जो बाउंड्री है वो क्या है? वो एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कर्व भी हो सकता है। ठीक, एंड ये लाइंस जो है ये इंड करती हैं पॉइंट में, पॉइंट पर इंड करती है ना। ये जो लाइंस है, जो हमारी वॉल की लाइंस है, वो जहाँ पे इंड हो रही है वो क्या है? वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला। ठीक, अब देखिए हम, इन्होंने बोला सॉलिड, सॉलिड से सरफेस आए, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट। हर एक स्टेप पे एक एक्सटेंशन जो है ना वो लॉस हो रहा है, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब एक्सटेंशन मतलब डायमेंशन। जैसे हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में 3 डायमेंशन है, सरफेस वो 2 डायमेंशन है, लाइन उसका 1 डायमेंशन है और एक पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। जैसे सबसे पहले बोला पॉइंट। पॉइंट क्या है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक, ये इनकी डेफिनेशन थी पॉइंट की कि पॉइंट जो है उसका कोई भी पार्ट नहीं है। वैसे लाइन को क्या बोला कि लाइन जो है ये ब्रेथलेस लेंथ है, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, वो वाली लेंथ जो है वो लाइन है। ठीक, अब क्या बोला फिर? थर्ड इन्होंने क्या बोला कि जो इंड्स ऑफ लाइन है वो पॉइंट्स है। लाइन का जो इंड है वो क्या है? वो पॉइंट है। फिर स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब एक लाइन जो कि पॉइंट्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इवनली लाई कर रही है, वो लाइन है इनके हिसाब से। ठीक है, सरफेस की बात करें तो सरफेस क्या कहा? सरफेस में लेंथ और ब्रेथ है। जैसे लाइन में कहा कि लाइंथ में सिर्फ लेंथ है, वैसे सरफेस में लेंथ और ब्रेथ है सिर्फ। ठीक है, जो एज ऑफ सरफेस है वो लाइंस है। ठीक, जैसे हमने अभी
देखा हमने, एग्जाम्पल लिया था रूम का, तो रूम हमारा 3 डायमेंशनल है, उसका वॉल एक सरफेस है जो 2 डायमेंशन है, और सरफेस जो वॉल है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो एज है वो लाइंस है। ठीक है, फिर बोला कि जो प्लेन सरफेस है ना, वो सरफेस है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइन की डेफिनेशन दी कि लाइन जो है वो पॉइंट पर इवनली लाई कर रहा है, वैसे जो प्लेन सरफेस है वो स्ट्रेट लाइंस पर इवनली लाई कर रहा है, वो सरफेस जो स्ट्रेट लाइन पर इवनली लाई कर रहा है। ठीक है, देखो ये सारे डेफिनेशंस थोड़ा इस चैप्टर के लिए लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें यूज होगा। वैसे इन वाले जो डेफिनेशंस है ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला पॉइंट पॉइंट दैट विच हैज़ नो पार्ट। अब हमें यहाँ पार्ट नहीं समझ आ रहा कि पार्ट क्या है ना। वैसे लाइन की बात करें तो लाइन में ब्रेथलेस लेंथ है ना, ये चीज़ थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेन करने वाली है यहाँ पर। ठीक, तो एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और दूसरी डेफिनेशन चाहिए होगी, किसी और टर्म की डेफिनेशन चाहिए, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे क्या किया ज्योमेट्री में कि हमने मान के चला कि हमें पॉइंट समझ में आ रहा है ना, पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हाँ एक डॉट है ना। लाइन क्या है, जो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है ना। तो कुछ डेफिनेशंस हैं ज्योमेट्री में जिनको डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इन सब को डिफाइन नहीं किया गया है ज्योमेट्री में। ठीक, लेकिन यूक्लिड ने अपने टर्म्स में डिफाइन किया और वो थी उनकी डेफिनेशंस। ठीक, अब आते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स में। पहले तो हम देख लेते हैं कि पोस्टुलेट और एक्सियम में डिफरेंस क्या है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि यूक्लिड्स ने कुछ प्रॉपर्टीज अज्यूम की है ना, और ये जो अजम्पशंस है ना, ये एक्चुअली देखें तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब ये सत्य हैं, ये होते हैं, बस उन्होंने अज्यूम किया ये चीज़, और उनको इन्होंने बोल दिया पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। तो इन्होंने डिफरेंस कैसे क्रिएट किया पोस्टुलेट और एक्सियम के बीच में, तो इन्होंने कहा जो पोस्टुलेट है ना वो स्पेसिफिक है ज्योमेट्री के लिए, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में ही लगेंगे। और जो एक्सियम्स है वो मैथमेटिक्स में हर जगह अज्यूम किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ज्योमेट्री में ही लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सियम्स और फिर आएंगे पोस्टुलेट्स पे। ठीक, तो सबसे पहला एक्सियम इनका क्या कह रहा है, ये कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ बात क्या कर रहा है कि जो जैसे दो चीजें हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे सुनो, जैसे हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमने कहा कि जो एरिया है हमारा, एरिया किसका, एरिया है ट्राइंगल का। ठीक, ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, समझिए। फिर मैंने कहा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो इनके हिसाब से क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल के एरिया के बराबर दोनों एरियाज हैं तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, समझ में आ जाएगा, है ना। आराम से फ्रेश माइंड से समझो इसको, बहुत ही सिंपल सी थिंग्स है, बस इन्होंने लिख दिया है। फिर क्या बोल रहे हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। फिर लिखा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब इनके इक्वल्स को हम ऐड कर दें तब भी ये इक्वल होंगे। कहने का मतलब है इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दो, और राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दो। ये इससे क्या हो गया 6, और यहाँ पे भी 6। ठीक, बस इतना ही था इनके कहने का मतलब, समझ में आया ना। फिर आते हैं क्वेश्चन मतलब इनके एक्सियम नंबर 3 पर। ठीक है, कह रहा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। फिर से वही चीज, जैसे हमने क्या लिया था, मैंने लिया था 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करें, इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करा दें। क्या करें, 2 प्लस 3 पहले लिख लें और फिर इसको -3 - 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 5 - 1। ठीक है,
अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 - 3 + 2 है ना, इज इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल, यहाँ भी 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4, मतलब रिमाइंडर जो हो गए वो भी इक्वल हो गए। ठीक है, अगला इनका जो एक्सियम है वो क्या कह रहा है, ये एक्सियम कह रहा है, एक्सियम नंबर 4 इनका, कि थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी हैं, तो वो एक जैसी हैं, वो इक्वल हैं। जैसे मान लो आपकी कॉपी के पेजेस, एक के ऊपर एक पेज है, मतलब एक पेज दूसरे पेज के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है, दोनों पेज इक्वल है ना, एक दूसरे के इक्वल है बस। फिर यहाँ पे 5 नंबर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो होल है वो पार्ट से ग्रेटर है। सिंपल सा, जैसे हमने लिया पिज्ज़ा, एक होल पिज्ज़ा लिया और एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा लिया, है ना, तो अब कौन सा बड़ा है, होल पिज्ज़ा। ऑफ कोर्स सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कौन सा क्या बड़ा होगा, हमारा होल पिज्ज़ा बड़ा होगा, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिर थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे दो चीज़ें ली हमने, जैसे हमने कहा कि 1 kg दाल है एंड 1 kg चावल है, ठीक है। अब इसको डबल कर दो, 2 kg दाल 2 kg चावल, क्या दोनों का वेट इक्वल नहीं होगा, होगा, ठीक, तो डबल कर देंगे तब भी इक्वल आएगा। एंड 7th नंबर बोल रहा है कि उसको हाफ कर दो तब भी वो इक्वल होगा। अब 1 kg दाल एंड 1 kg चावल था, उसको हमने हाफ कर दिया, मतलब हाफ kg दाल हो गया और हाफ kg चावल हो गया, उसका भी तो वेट इक्वल है ना। तो सिंपल सी थिंग्स है, बस इन्होंने अज्यूम किया उस टाइम पे, ठीक है। फिर आते हैं और करते हैं इनके पोस्टुलेट्स, ठीक है। 5 पोस्टुलेट है। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, इनके कहने के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये यूनिक होगा। कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, लेकिन यहाँ पे हम इन्होंने कई बार अज्यूम किया कि वो जो लाइन है ना वो यूनिक लाइन होगी, जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है। मतलब गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। दो अगर पॉइंट्स दिए हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस करेगी, एक ही लाइन वहां से जाएगी। एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पी से बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, क्यू से बहुत सारी लाइंस जा रही है, लेकिन पी और क्यू से जो जा रही है वो सिर्फ एक ही लाइन है ना। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ये हो गया इनका एक्सियम पोस्टुलेट 1। फिर दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब आज के टाइम पे अ लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, एज सिंपल एज, ठीक है। 3 बोल रहा है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सेंटर का और कोई भी रेडियस का, ठीक है। कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी सेंटर ले लो, एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। फिर बोल रहे हैं ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अदर वन अनदर। सारे राइट एंगल्स जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री चाहे जहाँ बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, है ना, अगर 90 डिग्री है तो वो इक्वल होगा, राइट एंगल है तो वो इक्वल होगा, ठीक है। आते हैं 5 नंबर पे। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि दो हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, दो स्ट्रेट लाइन से, और उससे एक लाइन जा रही है, उसको दोनों को क्रॉस करते हुए एक लाइन जा रही है, ठीक। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स मतलब जो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं और इसका जो सम आता है वो दो राइट एंगल से कम, मतलब 180 से कम आ रहा है। इसका सम एंगल 1 और प्लस एंगल 2, इसका सम जो है वो 180 डिग्री से कम आ रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये जिस साइड ये सम बन रहा है उसी साइड अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये जाके एक जगह मीट करेगी, ठीक है, एक जगह मिल जाएगी, बस यही चीज़ है इसका। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और सारे तो मतलब बिल्कुल
इजी थे, बस ये थोड़ा सा समझने में है, लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहे हैं कि दो लाइंस है, ठीक है, देखो दो लाइंस है, एक लाइन इस पे फॉल कर रही है, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर दो क्या और एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर हम दो इंटीरियर एंगल्स लें और उसका सम जो है वो 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो जो लाइंस को अगर हम उसी साइड बढ़ाते हैं जिस साइड ये एंगल बन रहे हैं, तो वो कहीं पे जाके मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना बोल रहे हैं। अगर हम इधर का लेते और इधर का एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम आता तो इधर जाके मिलती, लेकिन इधर तो जो लेफ्ट साइड में है, इस साइड में हम एंगल्स को सम कर रहे हैं और ये 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो इधर जाके मीट करेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, हमने डेफिनेशंस कर लिए, पोस्टुलेट्स कर लिए, एक्सियम्स कर लिया। अब करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।